रिलायबल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अशोक कुमार का। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द चैप्टर नेम is The Rise of Nationalism in Europe, History, Class 10, NCERT book. Today's topic is Romantic Imagination and National Feeling. इस टॉपिक में हम लोग को यह स्टडी करना है कि जिन लोगों का यह मत है कि नेशनलिज्म सिर्फ मोर एंड मोर लैंड कंक्वेस्ट करने से क्रिएट होता है, नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म सिर्फ वार जीतने से होता है, ऐसा नहीं मानते हैं रोमांटिक आर्टिस्ट। यानी नेशनलिज्म कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स फोक डांस, फोकलोर, पोएट्री, म्यूजिक, लिटरेचर, लैंग्वेज इत्यादि के माध्यम से भी लोगों को यूनाइट किया जा सकता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है लोगों को, कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों में डेवलप करना, लोगों को यूनाइट करना, नेशनलिज्म का मतलब होता है। और अगर लोगों को यूनाइट करने का काम जो है रोमांटिक इमेजिनेशन से, यानी फोक डांस से, फोकलोर से, पोएट्री से, या कल्चर के डिफरेंट अदर फॉर्म्स, लैंग्वेज इत्यादि से भी हो सकता है, स्टोरीज से और म्यूजिक इत्यादि का बड़ा रोल होता है लोगों को यूनाइट करने में। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, जहां तक नेशनल यूनिफिकेशन का सवाल है, तो पॉलिटिक्स कई मामलों में नेशनल यूनिफिकेशन, सोशल यूनिफिकेशन में बाधा डालने का काम करता है। लेकिन कल्चर के डिफरेंट फॉर्म जैसे म्यूजिक, जैसे सॉन्ग, फोक टेल, फोकलोर, जो हमारा हेरिटेज है एंशिएंट टाइम से, वो लोगों को यूनाइट करने का काम करता है। कि जब एक फिल्मी सॉन्ग हम गाते हैं तो वो फिल्मी सॉन्ग सभी लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो या अमीर हो। ड्रामा या ओपेरा यानी नौटंकी या फिल्म या म्यूजिक या फोकलोर, फोक डांस इत्यादि समाज के सभी वर्गों को यूनाइट करने का काम करता है। और यह बात पूरे संसार में सत्य है। यूरोप में भी नेशनलिज्म को क्रिएट करने में रोमांटिक इमेजिनेशन का बड़ा रोल था। भारत में भी नेशनल अवेकनिंग में, यानी नेशनल कॉन्शसनेस में रोमांटिक इमेजिनेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। नेशन का आइडिया क्रिएट करने में, लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने में काफी रोल प्ले किया कल्चर ने। कल्चर एक भास्ट टर्म है। कल्चर जब बोलते हैं तो इससे कई बातों का पता चलता है। इससे आर्ट का पता चलता है, इससे म्यूजिक का पता चलता है, डांस का पता चलता है, फोकलोर, फोक टेल्स, इससे पोएट्री का पता चलता है, स्टोरीज का पता चलता है। तो कल्चर के अंतर्गत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पेंटिंग भी कल्चर के अंतर्गत आता है, स्कल्पचर यानी मूर्तिकला भी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये कल्चर के डिफरेंट फॉर्म्स लोगों को यूनाइट करने का काम करते हैं। म्यूजिक जो है, पेंटिंग जो है, स्कल्पचर जो है, या लिटरेचर या लैंग्वेज इत्यादि लोगों को नैरो कंसिडरेशन से बाहर करने का काम करते हैं। जब लैंग्वेज की बात आती है तो हम अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम किसी भी जाति धर्म के क्यों नहीं हो, हम गरीब हो या अमीर हो, सब एक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो लैंग्वेज लोगों को यूनाइट करने का काम करता है। तो इस तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन ने यूरोप में नेशनलिज्म को क्रिएट करने का कार्य किया।
तो रोमांटिसिज्म, इसको रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे यह पूछा जाता है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नेशनल कंसियसनेस इन यूरोप, यानी नेशनलिज्म के राइज होने का यूरोप में क्या कारण था, तो जहां अदर कॉजेज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत मिलिट्री कंक्वेस्ट या लैंड का कंक्वेस्ट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन इत्यादि तो है ही, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोमांटिसिज्म। यानी रोमांटिसिज्म के माध्यम से भी एक रोमांटिसिज्म दरअसल एक कल्चरल मूवमेंट है, तो रोमांटिसिज्म के माध्यम से भी लोगों को यूनाइट करने, लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने में काफी सफलता की प्राप्ति हुई। रोमांटिक आर्टिस्ट and poets generally criticized the glorification of religion and science. रोमांटिक आर्टिस्ट ने कहा कि साइंस और रीजन यानी बहुत तर्क वितर्क और विज्ञान की सहायता से ही दुनिया में कोई काम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब नेशनल अवेकनिंग का जहां तक सवाल है, नेशन स्टेट के इमरजेंस का जहां तक सवाल है, नेशनलिज्म के राइज का जहां तक सवाल है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई साइंस जानने वाला ये काम कर सकता हो, लॉजिकल रीजनिंग की सहायता से ये काम हो सकता हो, ऐसा संभव नहीं है। बल्कि ये काम हो सकता है इमोशन से, लोगों के फीलिंग से ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है इंट्यूशन से। इंट्यूशन मतलब लोगों की सहज बुद्धि, लोगों में जो अंतर्ज्ञान है, कंसंस है, तो लोगों के कंसंस के माध्यम से, लोगों के अंतर्ज्ञान के माध्यम से, लोगों के सहज बुद्धि के माध्यम से भी लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप किया जा सकता है। रोमांटिसिज्म के अंतर्गत जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका मेन प्रयास था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज डेवलप किया जाए। हेरिटेज यानी हमारी विरासत जो है वो सबों की है, चाहे गरीब है कोई अमीर है, सबकी विरासत एक है, चाहे कोई किसी जाति का है किसी धर्म का है, सबों की विरासत एक है। तो यूरोप के लोग भी अपने विरासत को यानी हेरिटेज को माध्यम बना करके लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी नेशनल अवेकनिंग यानी नेशनलिज्म के प्रचार प्रसार का प्रयास करते थे। ये प्रयास था रोमांटिक आर्टिस्ट का। इसके अंतर्गत हम लोग को कुछ एग्जाम्पल पढ़ना है, कुछ रोमांटिक आर्टिस्ट का यूरोप में नेशनलिज्म को राइज करने में, क्रिएट करने में क्या कंट्रीब्यूशन था, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं। एक जर्मन फिलोसोफर थे, उनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने दावा किया था कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, यानी दास वोल्क। कॉमन पीपल को उन्होंने दास वोल्क कहा और कहा कि वास्तविक जर्मन कल्चर लोगों से पता चलेगा, लोगों से पता चलेगा। और इट वाज, और वो कैसे, लोगों से कैसे पता चलेगा, तो फॉक सॉन्ग से पता चलेगा, यानी फॉक पोएट्री से पता चलेगा, फॉक डांस से पता चलेगा, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। और इस प्रकार से फॉक डांस, फॉक पोएट्री, फॉक सॉन्ग इत्यादि के माध्यम से ट्रू स्पिरिट, वास्तविक जो भावना है, फीलिंग है नेशन की, उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको पॉपुलराइज किया जा सकता है। यह कहना था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर साहब का। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फॉक कल्चर वाज इसेंशियल टू प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग। यानी नेशन स्टेट के इमरजेंस के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए जो है रोमांटिक इमेजिनेशन के डिफरेंट फॉर्म्स, यानी फॉक टेल, फॉक डांस, फॉक पोएट्री इत्यादि जो लोगों में फैले हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, उसको कलेक्ट करना जरूरी है। साथ ही साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी
लोगों को यूनाइट करने का काम करती है, चाहे लोग किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन एक भाषा से लोग बंधे हुए होते हैं। तो इसको कहा जाता है वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल folklore तो was not just to receive an ancient national spirit। तो इन्होंने हार्डर साहब ने कहा कि लोकल folklore को वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है कलेक्ट करना, इससे न सिर्फ नेशनल स्पिरिट को प्रमोट मिलता है, बूस्ट मिलता है, बढ़ावा मिलता है, बट ऑल्सो कैरी मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। तो जिससे यानी ट्रू जो है कल्चर से, हमारे रोमांटिक इमेजिनेशन से, फॉक डांस, फॉक सॉन्ग और पोएट्री इत्यादि की सहायता से जो है वो हेरिटेज को तो हम लोग जरूर अपने प्रोटेक्ट करने और इसके डेवलपमेंट का काम करते हैं, साथ ही साथ इससे मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भी दे सकते हैं। नेशनलिस्ट मैसेज यानी नेशनल अवेकनिंग का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। किनमें? तो जो लोग इलिटरेट हैं। अगर नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार करना है तो रोमांटिक आर्टिस्ट के अनुसार सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, वो न्यूज़पेपर से, वो मैगजीन से, पीरियोडिकल से या लिटरेचर से पढ़ करके उनमें नेशनलिज्म को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो इलिटरेट हैं, वो नॉवेल नहीं पढ़ सकते हैं, वो लिटरेचर नहीं पढ़ सकते हैं, वो पेपर और पीरियोडिकल नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ड्रामा सुन सकते हैं, वो ओपेरा यानी नौटंकी वो सुन सकते हैं। और नौटंकी का मैसेज, ओपेरा का मैसेज, ड्रामा का मैसेज यानी मोरल जिसको आप कहते हैं, उसकी सहायता से उनमें नेशनलिज्म का मैसेज सर्कुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन यानी फॉक टेल, फॉक लोर म्यूजिक, फॉक डांस, फॉक पोएट्री इत्यादि न सिर्फ अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने, अपने हेरिटेज को डेवलप करने का एक साधन है, बल्कि इससे नेशनलिस्ट मैसेज भी सर्कुलेट होता है। इससे लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलपमेंट भी होता है, और लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलपमेंट ही तो नेशनलिज्म है। इसी क्रम में वर्नाकुलर लैंग्वेज का यानी रीजनल लैंग्वेज का, क्षेत्रीय भाषा का क्या इंपॉर्टेंस था नेशनल अवेकनिंग में यानी नेशनलिज्म के राइज में? तो इसका एक एग्जांपल है पोलैंड से। पोलैंड को 18th सेंचुरी के लास्ट में, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, पोलैंड को ऑस्ट्रिया, प्रसा और रसा, इन तीन शक्तिशाली देशों ने पोलैंड को आपस में बांट लिया। यानी पोलैंड वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वाज नो कंट्री इन द नेम ऑफ पोलैंड, क्योंकि पोलैंड का बंदरबांट कौन कौन कर लिया? तो रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ये तीन देशों ने मिलकर के। लेकिन पोलैंड के लोग अपने लैंग्वेज के माध्यम से, अपने लैंग्वेज के माध्यम से नेशनल स्पिरिट को, नेशनल फीलिंग को कायम रखने में सफलता प्राप्त की। वे म्यूजिक, वे अपना म्यूजिक और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यानी जब भी वो म्यूजिक गाते थे, सुनते थे, तो पोलिश लैंग्वेज का म्यूजिक गाते थे और सुनते थे। लैंग्वेज जब उनको बोलना होता था तो आपस में सिर्फ पोलिश लैंग्वेज में बोलते थे। और इस दृष्टिकोण से एक रोमांटिक आर्टिस्ट जो पोलैंड में नेशनल अवेकनिंग, नेशनलिज्म के राइज करने में जिनका ग्रेट रोल था, उनका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया था ओपेरा की सहायता से यानी नौटंकी की सहायता से। पहले के दिनों में जब फिल्म नहीं था तो ड्रामा और नौटंकी का बहुत बड़ा रोल था। नौटंकी एक प्रकार का ड्रामा होता है। नौटंकी का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी कैरेक्टर जो है वो डायलॉग बोलता है तो गाना की तरह लय में बोलता है, और ड्रामा हुआ, ये फिल्म हुआ, वो तो आप देखते हैं कि उसमें प्रोज के वर्जन में बोला जाता है। और लेकिन
ओपेरा यानी नौटंकी में कोई भी चीज गाना के माध्यम से ही कन्वर्सेशन होता है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ बातचीत कर रहा है तो वो गाना के रूप में और डांस करके करता है। तो कैरोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल यानी पोलिश लोगों का नेशनल स्ट्रगल, पोलैंड का फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे आयोजित किया? तो ओपेरा के माध्यम से यानी नौटंकी के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से, और खास करके उन्होंने फोक डांस को इसके लिए अपना सहारा बनाया, फोक डांस का उपयोग किया। पोलैंड के लोगों में फोक डांस का प्रचलन था जिसका नाम है पोलोनेज और मजूरका। पोलिश लोगों में पोलोनेज और मजूरका नामक फोक डांस का काफी प्रचलन था। कैरोल कुरपिंस्की जो एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे और नेशनल अवेकनिंग का कार्य कर रहे थे, नेशनलिज्म क्रिएट करने का कार्य कर रहे थे पोलिश लोगों में, उन्होंने पोलोनेज और मजूरका नामक फोक डांस के माध्यम से लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, पोलिश लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने का कार्य किया। साथ ही साथ ओपेरा यानी नौटंकी के माध्यम से लोगों को यूनाइट किया, म्यूजिक के माध्यम से लोगों को यूनाइट किया। इन उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नेशनलिज्म जिसका मतलब होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलपमेंट, कलेक्टिव बीइंग का राइफलाइज करना, तो नेशनलिज्म का कार्य सिर्फ वार की सहायता से नहीं हो सकता है बल्कि रोमांटिक इमेजिनेशन की सहायता से भी हो सकता है। और रोमांटिक इमेजिनेशन के अंतर्गत हम लोग कई इसका पार्ट पढ़े और उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज जिसका जिक्र कर रहे थे कि पोलिश लोग आपस में पोलिश लैंग्वेज में बात करते थे। यहां पर याद रखिए कि रशियन अथॉरिटीज ने पोलिश लोगों को पोलिश लैंग्वेज के यूज करने पर सख्त मनाही कर दी थी। जो व्यक्ति पोलिश लैंग्वेज में काम करेगा, बात करेगा, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था रशियन अथॉरिटीज के द्वारा। लेकिन इसके बाद भी पोलिश लोग चोरी छुपे चर्च में आते थे तो रिलीजियस प्रेयर के समय पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। रिलीजियस गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए जो चर्च के ऑफिशियल्स होते थे यानी रिलीजियस ऑफिशियल्स, धार्मिक जो व्यक्ति रहते थे, नेता जैसे बिशप, आर्क बिशप इत्यादि जो चर्च में रहते थे, वो पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। हालांकि रशियन अथॉरिटी ने सख्त निर्देश दे दिया था सभी प्रीस्ट को, क्लर्जीमैन को कि जो रिलीजियस मैसेज देना है वो रिलीजियस मैसेज सिर्फ देना है रशियन लैंग्वेज में। रशियन अथॉरिटी ने यह भी इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाना है, स्कूलों में पढ़ाना है तो सिर्फ रशियन लैंग्वेज पढ़ाना है। लेकिन पोलिश लोगों ने अपने आप के बीच लैंग्वेज को कायम रखा, अपने आप से वो पोलिश लैंग्वेज में बात करते थे और इस प्रकार से नेशनल सेंटिमेंट को, नेशनल अवेकनिंग को, नेशनल यूनिटी को उन्होंने किसी प्रकार कायम रखा। बुरे वक्त में भी जब रशियन अथॉरिटीज का अत्याचार पोलिश लोगों के ऊपर हो रहा था उस समय भी किसी प्रकार से अपने आप को पोलिश लोगों ने यूनाइट रखने में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि आपको यही बतलाना आवश्यक है कि जो रशियन अथॉरिटी था यानी रशियन गवर्नमेंट का सख्त निर्देश था कि न कोई पोलिश लोग पोलिश लैंग्वेज में बात करेगा, न ही पोलिश लैंग्वेज पढ़ेगा, स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाएगा। और जो चर्च के ऑफिशियल्स हैं, क्लर्जीमैन है, बिशप, आर्क बिशप इत्यादि जो है वो पोलिश लैंग्वेज में लोगों को धार्मिक उपदेश, प्रीचिंग नहीं करेंगे बल्कि रशियन लैंग्वेज में करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो पोलिश रिलीजियस ऑफिशियल्स थे, जो बिशप थे, आर्क बिशप थे, क्लर्जीमैन थे, वो पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते कई क्लर्जीमैन को यानी पोलिश लोगों के कई क्लर्जीमैन को, प्रीस्ट को, पादरियों को, आर्क बिशप को रशियन अथॉरिटी ने, रूसी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कुछ को जेलों में डाल दिया और कुछ को साइबेरिया एग्जाइल कर दिया। साइबेरिया रूस का एक अत्यंत ठंडा प्रदेश है जहां पर लोगों को भेज देना ही जेल से भी बड़ा कष्टकारक चीज माना जाता है। जैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को अंडमान भेज दिया जाता था, वैसे ही रूस में भेज दिया जाता था साइबेरिया, क्योंकि साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल करता है और वहां पर लोगों का जीवन यापन काफी डिफिकल्ट था।
लेकिन फिर भी पुलिस लोगों ने अपने लैंग्वेज को यूज किया आपको नेशनल स्ट्रगल के सिंबल के रूप में। द यूज ऑफ पुलिस केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और इसका एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।